वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं एक रिजर्व बैंक के पुराने गवर्नर साहब की, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हमें देश में रिफॉर्म करना है तो हमें अपने किसानों को गांव से शहर लाना पड़ेगा और उनसे मजदूरी करवाना पड़ेगी, क्योंकि शहरों में सस्ती मजदूरों की ज़रूरत है। तो गवर्नर साहब, ऐसा है, आपने पढ़ाई लिखाई तो बहुत करी, बुद्धिजीवी भी होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपने किताबों की पढ़ाई की लेकिन जिंदगी और देश को नहीं पढ़ पाए। एक अव्वल दर्जे के आप बेवकूफ़ हैं मेरे हिसाब से। उनको अगर हमें एम्पावर करना है और देश को रिफॉर्म करना है तो हम किसानों को उनका हक उनके गांव में उनकी खेती से दिलाना है, ना कि उन्हें उनका पेशा बदलवा कर। सबसे पहले मेरे देश के पूरे किसान भाइयों से मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर बोल नहीं पाया, किसान आंदोलन और किसान बिल पर। 50% पक्ष में बोलते हैं, 50% विपक्ष में बोलते हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, किसी के हिसाब से किसान गलत, किसी के हिसाब से सरकार गलत। लेकिन जब जो पेपर पर है वो समझना पड़ेगा और उसके लिए रिसर्च लगती है, उसके लिए वक्त लगता है। और मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी का स्वास्थ्य खराब था, वो अस्पताल में थे और 2 दिन पहले डिस्चार्ज हुए। अब चूंकि मेरी ये जिम्मेदारी हो, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए मेरे परिवार से पहले मेरा वतन था, है और रहेगा, मेरे लहू की आखिरी सांस तक। तो मैं रिसर्च कर रहा था, इसको फॉलो कर रहा था, शुरुआत से जून से ही फॉलो कर रहा हूं मैं इसको। लेकिन जब तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं आ जाती, जब तक आप सभी पक्षों को समझ के, सभी मुद्दों को समझ के रिसर्च नहीं करते, बोलना बेवकूफ़ी है। और उसके लिए ये वीडियो वही देखें जिसको असल एक्चुअल बिल में क्या लिखा है, आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या बेहतर हो सकता है और इसका सोल्यूशन क्या है। सिर्फ हंगामा से मतलब नहीं है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेहतरी कैसे हो, सबकी, किसानों की बेहतरी कैसे हो। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो सरकार होगी, मैं उसके बारे में भी बोलता हूं, चाहे वो कोई भी हो इस देश में। ध्यान रखिएगा, वतन तिरंगे से बड़ा कोई नहीं है। एक पार्टी पक्ष में, एक विपक्ष में, एक सत्ता में, एक विरोध में, दोस्त वो नहीं, उससे आगे बढ़ के हमें बात करना पड़ेगी। ये नहीं कि आधा मीडिया लगा हुआ है ये बताने के लिए कि ये बिल गलत है, आधा ये कहता है कि बिल्कुल सही है, किसान गलत है। नहीं, बात यह है पेपर पे क्या लिखा है, क्या हकीकत है ग्राउंड की और क्या होना चाहिए, तीनों बहुत जरूरी है। उस पर शुरू करते हैं और एक एक चीज पर पकड़ के करेंगे। यस, मुझे पता है ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन जिसके पास अगर आधा घंटा भी नहीं है, 20-25 मिनट भी नहीं है इस देश के उन अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए और उनकी समस्याओं के लिए, तो यार फिर ठीक है, आपके लिए बहुत सारे और ऑप्शन है, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे चरसी गंजेड़ियों की पूरे देश में न्यूज़ चली रही है, तो फिर उनको देखें। फिर यहाँ फिर कोई मतलब नहीं। आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि 75%, 75% किसान है भारत में। कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि 67.8% है। हम बोलते हैं कि मोटा मोटी अगर आप 60% भी पकड़ते हैं कि 60% भारत की जनसंख्या के अगर किसान हैं, मतलब 130 करोड़ का अगर आप 60% करने जाओगे तो 78 करोड़ लोग होते हैं। चलिए, एक मोटा मोटी ये सीधा ये माने। मैं इन आंकड़ों को इसलिए साक्ष्य नहीं बोल सकता हूँ, सही नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी आरटीआई का जवाब नहीं आएगा तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ कि कितनी संख्या है। लेकिन उसका इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम 30 दिन तो लगेंगे और महामारी में पता नहीं कितना टाइम लग सकता है सिस्टम में, आरटीआई में। तो यहाँ एक चीज़ ये है कि चलिए, करोड़ों किसानों की बात चल रही है ना, जो देश का एक किसान तबका या तो डायरेक्ट किसानी करता है या उनके परिवार का है, या किसानी, खेती किसानी या इन सब चीज़ों से, अनाजों से, फसलों से, प्रोडक्ट से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो ये हम मानते हैं। जिन लोगों को कहना ये है कि हम तो किसान है नहीं, हमारा तो डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, तो आपकी ये गलत फहमी है। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फौजी हो, मिडिल क्लास हो, आप प्राइवेट सेक्टर वाले हो, याद रखिएगा, रोटी, आप कुछ भी कर लो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, खाओगे तो रोटी है ना। ये थोड़ी है कि आप बहुत बड़े अमीर हो तो कोई गुच्ची की रोटी नहीं आती ना, गुच्ची का बैग आता होगा या कोई भी ब्रांड की जो बात करें, रोटी नहीं खा सकते उसकी कि दुनिया का महंगा ब्रांड है तो रोलेक्स की रोटी खा लोगे, वो नहीं हो सकती है। तो रोटी का मुद्दा आता है। रोटी मतलब अनाज, गेहूं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं बेसिक से। तो वहां ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए, आप सरकार के पक्ष में हो सकते हैं, आप किसानों के पक्ष में हो सकते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत राय है, वो आपको संवैधानिक अधिकार है आपका, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। पक्ष समझना पड़ेगा आपको कि बिल्स में क्या लिखा हुआ है, सरकार का पक्ष क्या है, किसान क्या कह रहा है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं चाहता हूं कि जो मेरे सुझाव हैं, जो मैंने रिसर्च किए कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। अगर मैं कहता हूं ना कि ना मेरे लिए किसी का उपकार बड़ा है, ना मेरे लिए कोई सरकार बड़ा है, मेरे लिए सिपाहियों और किसानों का उपकार बड़ा है या उनका परिवार बड़ा है, तो यहां मुद्दा वही आ जाता है कि किसानों की बात है। खाते समय किसान का धन्यवाद अदा करना, सांस लेते समय और अपनी जिंदगी में जो अच्छा हो रहा, आपके परिवार का, अपने माता पिताजी का
उसका धन्यवाद करना और सोते समय इस देश के सिपाही का धन्यवाद करना। सरकार जहां सही है वहां मैंने हमेशा समर्थन किया है, सरकार का नहीं, उस मुद्दे का। मैं उस बात पर बात करता हूं जो इस देश में चल रही है। इससे पहले कोई परसेप्शन बना ले इस वीडियो के बारे में, ध्यान रखना है ये बात मेरी, मुझ में इतनी कुवत है कि सरकार हो चाहे कोई भी, मैं विरोध करने की दम रखता हूं। मालूम है, डर उसी को लगता है जो झूठ बोल रहा होता है। ये सच की सबसे बड़ी ताकत ये है, याद बिल्कुल नहीं रखना पड़ता है। अगर जो गलत है तो मैं गलत कहने की दम रखता हूं, आज वही कह रहा हूं। यहां बात यह है कि हां, सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर उनके जितने डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक बात और बहुत क्लियर कर दूं कि ये बिल्स जो हैं ये असंवैधानिक नहीं है। सरकार से गलतियां हुई हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन असंवैधानिक नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, बेहतर है संविधान थोड़ा और पढ़ो। अब बिल्स पे बात करते हैं जो एक्ट बने हुए हैं। पहला जो बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, एक्ट नंबर 100 ऑफ 1955। ये बात हमें वहां से करना पड़ेगी जहां से इसकी शुरुआत हुई है। किसी भी बात का, किसी भी चीज का, किसी भी विषय का जो वर्तमान है या भविष्य है, जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, वो निर्धारित करता है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो 1955 का है, 1955 का है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि उस समय ये एक्ट क्यों बनाया गया था और क्यों था। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ था। इसका बहुत सिंपल सा ये तरीका था, या इसमें जो लिखा गया है वो एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रकार का एक्सेस या लिमिट से बाहर का आप किसी भी चीज का, स्पेशली जो एसेंशियल्स है, मतलब खाने पीने की चीजें हैं, जो रोजमर्रे की चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो रोज में लगती हैं, जीने के लिए लगती हैं, और जो एक हिस्सा है आपकी रोज की दिनचर्या का, उसका स्टॉक भंडारण जो है लिमिट से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई करता है तो उसको उसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत संबंधित धाराओं में उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये समझ में आ गया। इसके बाद ये है कि लेकिन यूनियन जो होती है, जो सरकार होती है, यूनियन जो होती है, यूनियन के पास एक अधिकार होता है, और वो अधिकार ये होता है कि युद्ध के समय में, वॉर टाइम पर, और महामारी के समय पर, पेंडेमिक जैसी कोई स्थिति में, वो इस एक्ट में, मतलब उस चीजों में जो उसकी लिस्ट है उसमें कोई भी नई चीज जोड़ सकती है, घटा सकती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है, जो रिसर्च इस पे नहीं करी है, मैं बता देता हूं, बहुत साधारण सा है। 14 मार्च 2020 को जब ये कोरोना की महामारी हुई तो इसी एक्ट के अंतर्गत, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत, भारत सरकार ने जो मास्क थे, फेस मास्क थे और हैंड सैनिटाइजर्स थे, उसको इसकी लिस्ट में डाला कि एसेंशियल कमोडिटीज में आएगा। उसके बाद उसका एमआरपी, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उसको निर्धारित किया कि इससे ज्यादा जो करेगा वो कालाबाजारी में होगा। और तीसरा, इसी को 1 जुलाई 2020 के दिन इसी को उसी लिस्ट से निकाल दिया गया। तो सरकार जब भी चाहे, मतलब जो यूनियन होती है वो जब चाहे इसमें कोई नई चीज जोड़ सकती है या पुरानी चीज जो भी है उसको घटा सकती है। ये पूरा का पूरा जो अधिकार होता है वो यूनियन के पास होता है। 1 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह सुझाव दिया था कि हम अब इस पर कोई भी युद्ध के समय पर और जो भी महामारी है उसके समय पर, इनको दोनों को हटा के इस पर स्टॉक की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है, सिर्फ इन 2 परिस्थितियों के अलावा। 5 जून 2020 को एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को प्रख्यापित किया गया। 15 सितंबर को इसको लोकसभा में पास किया गया और 22 सितंबर 2020 को इसको राज्यसभा में पास किया गया। ये थी बिल की, एक्ट की, जिसको हम कहते हैं अब वो एक्ट बन चुका है, तो उसकी डिटेल थी। इसके बाद क्यों ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसान क्यों रोड पर आ गए, किसानों को क्या डाउट है, किसानों की शंकाएं। तो जो किसानों के डाउट हैं, मुद्दे हैं, सवाल है, उसमें से सबसे बड़ा जो इसमें, अगर इस बिल की बात करें तो इसमें पहला मुद्दा उनका ये आया कि जो बड़े बड़े होलसेलर हैं या जो बड़े बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो इस पूरे बिजनेस में आएंगी अब, और जो पूरा उनकी कोई लिमिट तो अब रह नहीं गई है, तो वो स्टॉक को क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्टॉक करेंगे, लिमिटलेस है, कोई भी लिमिट का स्टॉक कर सकते हैं। उसके बाद वो उसका रेट जो है फ्लक्चुएट अपने दम से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना स्टॉक रहेगा। और तीसरा, जब वो ब्लैक मार्केटिंग करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो ये उनका सबसे बड़ा पहला सवाल है। अब इस एक्ट में जो दूसरा सवाल उठा, जो इस एक्ट के बारे में, तो जो किसानों का जो आंदोलन है, सबसे बड़ा एक और सवाल ये है कि देखो, बनी बात है, जो किसान है, किसानों को भी छूट मिली है कि वो भी किसी भी लिमिट का स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डेटा ये हैं जो ये कहते हैं कि 80 से 85% जो किसान है, जिसे हम छोटा किसान कहते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो 80 से 85% है, उसके पास तो इतना साधन है नहीं। उसके बाद जो 10 से 12 या 15% जो किसान बचते हैं, जैसे जो जमींदार हैं, जो बड़े दर्जे में आते हैं,
उनका जो है, उनके पास भी इतना बड़ा स्टोरेज नहीं है, वो कॉर्पोरेट कंपनीज की बराबरी तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर ये कंपैरिजन कैसा होगा और इसमें फायदा किसका हुआ? बड़ी कंपनियों का हुआ। और किसानों का ये सवाल है कि फिर हमसे कंपैरिजन उनको क्यों किया जा रहा है? तो ये एक जो सबसे बड़ा इस वाले एक्ट में ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है। अब ये किसानों का पक्ष हो गया, अब आते हैं सरकार क्या कह रही है, सरकार का पक्ष क्या है। तो सरकार ने जैसे पहला एक इसका पॉइंट ये दिया, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है सरकार कि जब जैसे ही हम रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, लिमिट हटा देंगे, तो इसके बाद जो एफडीआई है, फॉरेन जो फंडिंग होती है वो आएगी और बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, जिसका फायदा किसान को होगा। दूसरा, किसानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके कारण उनकी फसल होने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। इसके एक्सप्लेनेशन में जो तीसरा एक पॉइंट है जो सरकार ने रखा है, जो कह रही है सरकार, वो ये है कि कालाबाजारी जो है उस पर नकेल कैसी जा सकती है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये लोग कालाबाजारी करते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं या जो भी होलसेलर्स हैं, तो सरकार के पास पूरी की पूरी रेमेडीज हैं, सरकार के पास एक पूरा, बनी बात है, वीडियो पावर है और अधिकार तो रहेगा कि अगर ये कालाबाजारी करते हैं तो सरकार के पास लीगल उनके खिलाफ एक्शन लेने का या उन कंपनीज के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी लीगल, उसके लिए सरकार उन पर आराम से नकेल कर सकती है। तो ये कह रही है कि आप किसानों को आप परेशान मत रहिए, क्योंकि सरकार के पास ये वाला अधिकार है। ये सरकार एक बहुत बड़ा 3 नंबर के पॉइंट में ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देती है इस वाले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। देखिए, ये तो हो गया पक्ष और विपक्ष, मतलब सरकार क्या कह रही है, किसान किस बात पे आंदोलन कर रहे हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि बगैर सॉल्यूशन के अगर सिर्फ एक मुद्दा रखना है, इशू बनाना है, तो वो बहुत सरल है। उसके लिए चीखा चौंट मचाई हुआ है, आप चैनल्स पे देख सकते हैं, चारों तरफ पक्ष और विपक्ष। यहां मैटर ये करता है कि अब सॉल्यूशन क्या है। तो मेरी तरफ से जो मेरी जितनी भी समझ है, जो भी रिसर्च है, जो मैं समझता हूं इस विषय के बारे में, वो ये है कि आज पहली बात तो नहीं है, ये नया तो है नहीं, पहले से जो बड़े व्यापारी थे वो भी स्टॉक करके रखते थे। यहां लेकिन एक चीज है कि जो ये कॉर्पोरेट कंपनीज आ रही हैं, जो ये बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, जो इस पर बनी बात है, जो अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे, एक गाइडलाइन होना चाहिए सरकार की, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर आप इस गाइडलाइन को तोड़ते हैं, देखिए सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट हाउस कितना भी बड़ा हो जाए, कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन सरकार सरकार होती है, सरकार के पास ये अधिकार होता है, यूनियन से बड़ा कोई नहीं होता है। जिसने एक्ट बनाया है उसी एक्ट के अंदर, और अगर कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है आएगा तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ही ना, कंपनीज एक्ट में ही आएगा। तो सरकार अगर इस पर एक बहुत स्ट्रिक्ट पूरी गाइडलाइन बनाती है, जिसके लिए एमओयू कोई भी बड़ी कंपनी का अगर इनके साथ होता है, स्टॉक की जो भी लिमिटेशन से मैक्सिमम लिमिटेशन हटा दी गई है, लेकिन फिर भी उसके अलावा एक गाइडलाइन और एक एमओयू उनके साथ होना चाहिए कि अगर वो गाइडलाइन किसानों का किसी भी प्रकार से अगर इसमें नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार जो भी होगा उसको लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो दूसरा एक पॉइंट जो इस बिल के लिए जो सॉल्यूशन है कि छुट्टा सांड किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब चाहे कोई भी हो, एक नकेल होना चाहिए, एक रस्सी होना चाहिए, एक फंदा होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता की जो है उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब कानून होता है, कानून इसीलिए बना है, संविधान इसीलिए जो गाइडलाइन उसमें दी गई है, ऐसे ही कानून होना चाहिए। और एक ऐसे एमओयू में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज, देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैं तो ये कहता हूं कि कंपनी से अपन को कोई लेना देना नहीं, किसानों के खिलाफ या अगर जो एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिंदगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भोजन की सामग्री है, इन सब चीजों में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस या बहुत बड़ी कोई कंपनी करती है, तो दो चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी कि इन पर एमओयू में इनको लिखकर देना चाहिए कि बनी हम तैयार हैं, हमारे खिलाफ कोई भी बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी किसानों के खिलाफ ये षड्यंत्र करता है या मार्केट रेट को, देश की पूरी एकता अखंडता पे क्योंकि बात आती है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता है जहां पर एसेंशियल इतनी महंगी अगर हो जाती है, जहां ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू, फिर वो मुद्दा कहां पर बदल जाएगा, फिर वो बहुत समाज के बीच में एक बात आ जाएगी। और अगर ऐसा कोई भी कंपनी करती है तो एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जहां पर क्लियर मेंशन होना चाहिए कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग को उस लेवल पर ले जाते हैं, रेट्स को इतने बड़े लेवल पर ले जाते हैं जहां पर खाना पीना भी दुश्वार हो जाता है लोगों का, तो वहां पर इन पर राष्ट्रद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अगर वो तैयार है तो आए मार्केट में पैसा कमाने आ रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, किसानों की उन्होंने जितनी मेहनत थी उसमें उपयोग करने लाई, मतलब उनकी जितनी कोशिश है उनके नाम पर ये पैसा बना रहे हैं। अब इनकी स्पेशलाइजेशन है जो कॉर्पोरेट्स में है, कंपनीज में, ये जानते हैं कैसे उससे प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन अगर किसानों का नुकसान होता है और अगर ये देश के खिलाफ कुछ बड़ी चीज ऐसी करते हैं तो इन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगना चाहिए, इनके राष्ट्रद्रोह का इन पर मुकदमा चलना चाहिए। अगर ये तैयार है तो फिर इनके साथ जो भी एमओयू है किसानों को करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे बिल पर, अध्यादेश पर। दूसरा एक्ट जो है इसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, बिल नंबर है इसका 113, 2020 का है ये अध्यादेश 5 जून 2020 को जारी किया गया।
बहुत सीधा सा इसमें एक चीज पहला जहां से शुरुआत होती है और जो मेंशन है वो पहला पॉइंट ये है कि किसान अपनी मर्जी से अपने राज्य के बाहर एपीएमसी एक्ट जो है उसका भी उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। वो किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से, वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, किसी से भी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं या जो बहुत बड़े बड़े इसमें फील्ड में जो बड़े लोग हैं उनसे डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उसमें बीच में कहीं पर भी जाकर अपना जो का माल है उसका कच्चे माल का सौदा कर सकती है। इसमें किसी की भी इवन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस पर किसी भी प्रकार की किसानों पर रोक नहीं लगा सकती। पहले जो बिजनेस एपीएमसी मंडियों में, जिनको मंडियां कहते हैं, उस पर बाद में बात करूंगा कहां से एपीएमसी की शुरुआत हुई। तो सिर्फ एपीएमसी मंडियों में नहीं, बाकी इसके अलावा भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाहर इंटरनेट का उपयोग करके अपने घर पे ही बैठे बैठे इस चीज को बाहर पूरे देश में इसको फैलाया जा सकता है, इसको व्यापार को किया जा सकता है, अपनी फसलों को बेचा जा सकता है। इसमें एक बात और है कि पहले ऐसी कोई रोक नहीं थी। हाँ, बिचौलियों पे एक रोक थी, जो मिडिलमैन थे उस पर एक रोक थी, लेकिन इसमें और डिफाइन कर दिया गया है। इस अध्यादेश में ये चीज क्लियरली मेंशन कर दी गई है। ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि जो भी किसान से कच्चा माल लेता है उसको 1 दिन के अंदर या 3 वर्किंग डेज के अंदर, मतलब 3 वर्किंग डेज में किसान को पेमेंट करना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसी अध्यादेश में, वो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ना ही किसानों से, ना ही व्यापारियों से, या ना ही जो ऑनलाइन या जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है उससे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती है, कोई चार्जेस नहीं ले सकती है, कोई सेस नहीं ले सकती है। तो ये एक प्रकार से अब जो है वो पूरा का पूरा उस मामले में जो फीस थी वो फीस नहीं लगेगी। स्टेट गवर्नमेंट को इसका अधिकार नहीं है, ये एक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, एपीएमसी, जिनको बाजार समिति भी कहते हैं आधे भारत में बहुत जगहों पर, जिसको नॉर्थ में अगर बात करें तो मंडियां बहुत सरल सा शब्द है जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोग इस पे हंगामा कर रहे, बात करें, यार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पहले समझ तो लो हंगामे के पहले। और जो यार अब क्या बताएं, ऐसे लोगों को मैंने डिबेट में देख लिया अभी तो 2-4 दिन में, जो वहां पर अस्पताल में बैठे भी कई लोगों को देखा जो डिबेट देख रहे थे, यार जिनको ये भी नहीं पता होगा कि फसल उगने के पहले अलग खाद डलती है, 1 फुट पे अलग डलती है, 2 फुट पे अलग डलती है, खाद की कितने टाइप होते हैं, कौन से कीटनाशक होते हैं, कब छिड़काव होता है, कौन से महीने में कौन सी फसल होती है, लेकिन बकैती है चली जा रही है। और नहीं टीआरपी का गेम है, उसमें अपन लोग नहीं बोलेंगे, सबका धंधा चलते रहना चाहिए। अब यहां बात आते हैं एपीएमसी। मैंने बोला था ना, समझाना बहुत जरूरी है, ये आज का नहीं है, इस पे हंगामा करने के पहले समझ लें इतिहास। 1886 में 1886 में पहली बार एपीएमसी, जिसको उस समय एपीएमआर प्रोग्राम के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, कच्चा कपास जो होता है ना, प्योर कॉटन जिसको हम बोलते हैं, रॉ कॉटन, उसके लिए उसको ऐसा ही कमिटी बनाई, मतलब उसको प्रोग्राम के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में वो एपीएमसी के नाम पे आया, पहले क्या था, एपीएमआर प्रोग्राम था, जहां से इसको ये समझाया गया कि हाँ ऐसी जगहों पर इकट्ठा करके, अब आप उसको जो भी बोले, जहां बोली लगाई जा सकती है, यहां पर एक छोटा सा मार्केट कमेटी जहां पर बनाई जाए जिसको बाजार समिति। तो 1886 में ब्रिटिश राज में, जब मतलब ब्रिटिश लोगों ने जब हम भारत के ऊपर जब उनका कब्जा जमाया हुआ था, सीधी सी बात है, तो वहां पर क्या हुआ था, वहां से समझना पड़ेगा कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और ये कितना इंपॉर्टेंट है एपीएमसी। इस बिल को अगर समझना है ना, सेकंड बिल को, तो एपीएमसी बगैर समझे फिर आप हवा में है, समझ लीजिए। अब जानकारी के लिए, जिनको लगता है कि जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज बहुत जरूरी है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1886 में जो पहला रेगुलेटेड मार्केट था, उससे हमारे इधर से हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की करंजा जगह थी, वहां से पहला कंसाइनमेंट भारत से यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर के लिए बुक किया गया था, वहां गया था। तो ये उतना पुराना है 1886 से। एपीएमआर और एपीएमसी में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, या हम कह सकते हैं कि लैंडमार्क माना जाता है, जितना मुझे याद आ रहा है 1928 का रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। फिर 60 और 70 के दशक में, तब तक ये एपीएमआर के जो रेगुलेटेड मार्केट के हिसाब से चलता रहा। फिर उसके बाद इसको एपीएमसी में कन्वर्ट किया गया है, हम कह सकते हैं कि जिनको आज हम मंडियां कहते हैं। तो आपको यह जानना जरूरी है, आज सरकार ने नहीं बना दी है ये चीज, या 10 साल पहले या 50 साल 20 साल पहले की नहीं है, ये 1886 से चला आ रहा है। तो आप एक दिन में इसको खत्म नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो गलत बात होगी फिर। अब दूसरे बिल पर किसान क्या कह रहे हैं, आंदोलन क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, या उनको किस बात पर शंका है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहला तो ये है, किसान ये कह रहे हैं, यहीं पर वो चीज है जो सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं, एमएसपी आती है। ठीक है,
कि यहां पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, वो कैलकुलेट कैसे होता है उसके लिए आप थोड़े से रिसर्च कर लेना। लेकिन एमएसपी समाप्त हो जाएगी, उनका ये मानना है, उनको ये लग रहा है, सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमारा जो एमएसपी जो होता है, जो मार्केट रेट होता है, वो टूट जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा, मंडी जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। मुद्दा नंबर 2 ये है कि अगर किसान जो है, अगर डायरेक्ट राज्यों के बाहर अपना सौदा करेगा, व्यापारियों से डायरेक्ट वो करेगा, तो जो मंडियां हैं, जो जिलों में हैं, जो लगभग मेरे ख्याल से 7600, जितना मुझे डेटा समझ में आया है, 7000 के प्लस हैं, और हर जो छोटे शहर हैं, जिले हैं जहां पर, या हम जिसको पंचायतों के बाहर, जो हर शहर में एक मंडी होती है, जो बड़े शहरों के उनको नहीं पता होगा, कभी जाइएगा जरूर, आपको समझ में आएगा कि देश के किसान कैसी, ये प्रक्रिया क्या है। तो ये लग रहा है, उनका ये डाउट है कि वो मंडी कल्चर ही खत्म हो जाएगा। और तीसरा ये है कि जो आड़तिये हैं या जो मिडलमैन कहलाते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, उनका बहुत सारे हजारों लाखों लोग इसमें काम करें, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है, तो उनका रोजगार चला जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, और जो आड़तिये मिडिलमैन है उनके लिए मतलब एक पूरी इंडस्ट्री है, जो एक वॉल्यूम है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में वो लोग, उन लोगों का ये रोजगार है, उन लोगों का ये काम है, उनका क्या होगा, ये एक मुद्दा है। ये डायरेक्ट किसानों का नहीं है, लेकिन ये है कि राज्यों को जो इस पूरी प्रक्रिया से, एपीएमसी मंडी से जो करोड़ों रुपए का जो टैक्स आता है, उसका क्या होगा। तो ये डायरेक्ट किसानों का मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, इसको बड़ा एक वैलिड सा है, जिसको बनी बात है आगे चल के मैं बताता हूं कि कैसे एड्रेस किया गया है और सरकार क्या कहती है इस बारे। चौथा पॉइंट ये है कि अगर जो ये प्राइवेट कंपनीज होती है, बनी बात है, वो अपनी चकाचौंध दिखा के, अपना बिल्कुल वो दिखा के शुरू के 2-4 साल सही चला, और पूरे अगर जो किसान हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया, उनके साथ बिजनेस जो शुरू कर दिया, तो जो सरकारी मंडियां, उनका क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो जिस पर सवाल उठ रहा है। एक और वैलिड पॉइंट यहां पर जो किसान उठा रहे हैं वो ये है कि अगर मान लो इस पर एमएसपी नहीं है, क्योंकि जो एमएसपी न्यूनतम तो दर कोई तय नहीं है, जो खेत, जो फसल की होती है, जो अनाज की होती है, जो इसका एमएसपी है वो अगर तय नहीं है, और कॉर्पोरेशन मान लीजिए कम में उनसे सौदा कर लिया, किसानों से जो सौदा कर लिया, तो इसमें नुकसान किसका होगा। उनका कहना ये है कि किसानों का कहना ये है कि इसमें किसानों को नुकसान होगा। अब यहाँ 2 अलग अलग एंगल आते हैं जो आपको समझना, अगर इस पूरे मैटर को समझना है तो वो जरूरी है। NSSO, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो होता है, आपको यह समझना है कि उसने एक सर्वे किया, उसकी सर्वे की एक तरफ, ये सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में जो है वो 6%, मात्र 6% जो है वो मंडियों में, एपीएमसीज के थ्रू मंडियों में एमएसपी पर जो है वो फसलें बिकती हैं, जो मतलब माल है वो बिकता है, ठीक है। ये दूसरे इंडिपेंडेंट बहुत सारे सर्वे जो है ये हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, 90% जो है वो एमएसपी पर सरकारी खरीद लेती है मंडियों के थ्रू किसानों से, ठीक है। तो यहां ये 2 एंगल समझना जरूरी कि एक सर्वे क्या कह रहा है, एक सर्वे ये कहता है, जो एनएसएसओ है वो ये कह रहा है कि सिर्फ 6% जो है वो मंडियों में बिक रहा है, बाकी जो 94% है वो तो डायरेक्ट बेच देता है किसान, तो फिर तो ये मुद्दा होना नहीं चाहिए एमएसपी का। लेकिन जो दूसरे इंडिपेंडेंट सर्वे हैं, जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो ये है कि एमएसपी चूंकि निर्धारित नहीं है, तो एमएसपी वालों को असर पड़ेगा। मतलब जहां पर जिन राज्यों में 90% लगभग फसलें जो है, जो पूरा कच्चा माल है, वो डायरेक्ट सरकार खरीद लेती है, किससे, एमएसपी पर। तो यस, ये समझना चाहिए, ये 2 एंगल पर जरा रिसर्च करिएगा, और एनएसएसओ की जब भी आपको समय मिले रिपोर्ट जरूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एकदम से नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक आरटीआई का जवाब नहीं आता, जब आएगा उस पर फिर बात करेंगे। ये तो था एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, जो ठीक है, बिल में क्या लिखा हुआ था, फिर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं उस बात पर कि सरकार अपना पक्ष, सरकार ने भी बातें क्लियर की, क्योंकि उसमें दोनों चीजें, किसान क्या कह रहे हैं, मुद्दे क्या बन रहे हैं, आंदोलन किस बात पे चल रहा है, क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा सरकार क्या कहती है। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद आकर ये बात कह दी है, वीडियो एविडेंस दिया है, मतलब अपने उसमें ये कहा है, वक्तव्य में ये कह दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, ठीक है। जैसे बाजारों में जैसे मंडियां चल रही थी, एपीएमसी जैसी चल रही थी, वैसी चलेंगी। हाँ, और इस बात को साबित करने के लिए जो अभी की बात है कि रवि की जो पूरी की पूरी एमएसपी उसको ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है। सरकार का यह भी कहना है कि किसानों को देखो, सरकारी मंडियां तो हैं, इसके अलावा पूरी की पूरी मार्केट मिल जाएगा, प्राइवेट मार्केट मिल जाएगा, और किसानों की मर्जी है, किसान यहां चाहे यहां बेचे, वहां चाहे वहां बेचे, क्योंकि बाध्य नहीं है, तो किसानों की मर्जी है कि वो अपना कच्चा माल जो है, अपना सामान जो है, अपनी फसलें जो है, वो किसको बेचना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, सरकार अपने एक्सप्लेनेशन में यह भी कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसके माध्यम से ये बहुत बड़ा हो सकता है, और जितना ये जो बिचौलिया वाला जो भी जो सरकार कह रही है, उसमें यह कि उस सिस्टम को, इस चीज को अलग किया जा सकता है, मतलब पारदर्शिता ला जा सकती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी पैदा की जा सकती है। तो ये सरकार का एक और ये तीसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट उनने जो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है। ये तो बात हो गई कि किसान क्या कह रहे हैं, फिर सरकार क्या कह रही है, उनने एक्सप्लेनेशन किया। अब जो मेरे सुझाव है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं समझता हूं कि इसके सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कि सिर्फ मुद्दों पे हंगामा करने से अच्छा सॉल्यूशन पे आते हैं। तो
जो मेरा मानना है, जो मुझे समझ में आए कि यहां मैटर क्या कर रहा। हाँ, सरकार से यहां पर इस वाले अगर बिल की बात करें, एक्ट की बात करें, तो उसमें गलती हुई है कि डायरेक्ट बिल ले आए हैं, ग्राउंड लेवल पर इस पर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसानों को इस बात को मुझे लगता है कि कंसल्ट नहीं किया। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा सकता हूं क्योंकि मैंने इस पर ग्राउंड पर अभी रिसर्च नहीं की है, लेकिन हाँ, जितना समझ में आ रही है चीज जो है कि अगर कंसल्ट किया जाता तो उनको इस बात का कॉन्फिडेंस होता। क्या है, कंफ्यूजन है। तो यहां पर ये पॉइंट नंबर 1 जो मैं सॉल्यूशन समझता हूं कि एपीएमसी मतलब जो मंडियों का है कि प्राइवेट मंडियां और अच्छी होंगी और बढ़िया होंगी और वहां पर ज्यादा साधन होंगे, तो हम क्यों खुद हम जो सरकारी मंडियां हैं हम उनको क्यों ना इतना बढ़िया बना दें। अगर पूरी सरकारी मंडियां बढ़िया हो गई तब मजा आएगा ना कि कॉर्पोरेट वाली जो मंडियां और सरकारी मंडियां हैं दोनों बराबर की होगी। अगर हम उनको सुविधा और दे दें और बेहतर बना दें तो बनी बात है। अगर एमएसपी उनको मिलेगी तो किसान के पास भी बेहतर चॉइस होगी कि उन्हें सरकारी वाला चुनना है कि प्राइवेट वाला चुनना है। दूसरा, सरकार को ग्राउंड लेवल पर जितना कंफ्यूजन है उसको दूर करना पड़ेगा। जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब बहुत क्लियर कट करना पड़ेगा। और इसमें जो अड़तिये हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका मैंने देखा कई लोग बहुत अपमान कर रहे हैं न्यूज चैनल पे बैठकर। यहाँ पर आप उनके लिए दल्ला शब्द उपयोग नहीं कर सकते। ये हमेशा से रहे हैं, जो अड़तिये हैं यार, बिचौलियां हैं, अगर वो नहीं होते तो उनने भी तो एक बहुत यार उनने भी एक अच्छा काम किया इतने सालों से, इस पूरे सिस्टम का वो हिस्सा है। तो उनका ऐसा अपमान करना मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। तो सरकार को इसके लिए भी सोचना चाहिए और इसके लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइन तो होना चाहिए। देखिए, आप ऐसा समझिए कि जैसे बच्चे होते हैं, अगर मैं हूं, मुझे कोई सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं किससे पूछूंगा? मैं पूछूंगा जो मेरे गुरु होंगे, मेरे जो शिक्षक होंगे। यहां पर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के मुखिया से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि गलत नहीं है, संविधान में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सवाल किए जाना चाहिए। अब मैं अगर बात करता हूं कि आप अड़तिये जो हैं, जो मिडिल मैन है, वो इस सिस्टम का हिस्सा रहे, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। किसानों के जितने डाउट है इनको ग्राउंड लेवल पर अब उसको आपको खुद जाना पड़े, आपको लोग भेजना पड़े, आपको अपने सिस्टम को एक्टिव करना पड़े, पार्टी को करना पड़े, सभी पार्टियों को मिलकर जो जिसके डाउट है वो डाउट इसमें क्लियर करना पड़ेगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा ये पूरी सब चीजें खत्म हो जाएगी। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, सबको इसके बारे में डाउट है, आप डाउट क्लियर कर दीजिए और ये बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इतना बड़ा सवाल हो रहा है कि भाई मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियों में जो रोजगार है, जो लाखों लोग उसमें काम करते हैं, चाहे वो अड़तियों का हो, चाहे मंडियों के थ्रू जो फसल दी जाती है, बेची जाती है, अनाज का जो सौदा होता है, जो भी चीजें होती हैं एसेंशियल्स की, अगर इतना बड़ा डाउट है तो एक रिटर्न में हम ये क्यों नहीं दिया जा सकता सरकार की तरफ से, अश्योर नहीं क्यों नहीं किया जा सकता है कि मंडियां कभी बंद नहीं होंगी, सरकारी मंडियों को हम बेहतर करेंगे। और जिस दिन सरकारी मंडियों को आप बेहतर करने की बात करेंगे ये पूरी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए, कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कॉर्पोरेट हाउसेज हो, चाहे बड़ी बड़े सेक्टर हो, बड़े बड़े कंपनियां हो, सीधी सी बहुत सिंपल सी इसमें बात यह है कि यहां पर आप 4 लाइन का सीधे उसमें एक नया बिल हम ला सकते हैं। और एमएसपी का अगर मुद्दा है, एमएसपी की इतनी बड़ी डिमांड है, एमएसपी पर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई गाइडलाइन तो तैयार कर सकते हैं ना कि इतनी एमएसपी होगी। और चलिए वो भी एक चीज छोड़ दीजिए, देखिए आपके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, सरकार के हिसाब से ही भी आरओसी में तो रजिस्टर करवाया होगा, जीएसटी नंबर तो वो आपके पास आएंगे, डिन नंबर जो है डायरेक्टर का वो भी आप ही के पास है। तो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट कितना भी बड़ा हो जाए, सरकार अगर अपनी पे आती है तो भागना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर सरकार चाहती है कि इसका फाइनल सॉल्यूशन हो एमएसपी वाले पर, एक गाइडलाइन लाइन, यहां पर एक लीगल अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है, वरना ये छुट्टे हो जाएंगे फिर तो पूरे के पूरे। यहां पर एक थर्ड पार्टी का होना बहुत जरूरी है, मतलब जिसको एक ऐसी अथॉरिटी होना चाहिए कि अगर ये बड़ी बड़ी कंपनीज किसानों के साथ कोई गलत काम करती हैं तो उनके ऊपर एक लीगल अथॉरिटी होना चाहिए, लीगल कमिटी होना चाहिए जो ये निर्णय ले कि नहीं ये गलत है और उनको उस कानून के हिसाब से सजा मिलना चाहिए। और अगर एमएसपी पे इतना बड़ा इशू हो रहा है, 4 लाइन लिख दीजिए एक एक्ट में, सब खत्म। ये सबसे बेहतर और सबसे सरल सॉल्यूशन है। अब इसको आपको सोचना है। मुझे लगा कि ये सुझाव आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 बिल्स जो थे, जो 2 पिछले एक्ट थे वो तो फिर भी ठीक थे, जो सबसे बड़ा हंगामा जिसमें मचा हुआ है वो है एक्ट नंबर 3। जो ये अगर आप ये इसकी पूरी डिटेल समझ गए ना तो फिर इस पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो अब आते हैं जो एक्ट है, जो तीसरा वाला बिल है उस पे आते हैं अपन। इसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 20, मतलब 2020 का ये वाला जो है, जिसको अपन हिंदी में अगर समझोगे तो आप किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन, जो कि सितंबर 17, 2020 को जिसको पारित किया गया, जो एक्ट बन चुका है, जो कि ठीक है। अगर इसको सरल भाषा में समझना है तो बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ लो। किसान को पूरी छूट है, किसान किसी भी कंपनी से, किसी भी बायर से, किसी भी बड़ी वेयर हाउस से, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से, किसी भी ऐसे सप्लायर से या होलसेलर से एक अग्रीमेंट कर सकता है फसल बोने के पहले।
उसका एक अग्रीमेंट हो सकता है, जिसका एक रेट निर्धारित किसान और कंपनी के बीच में होगा। कोई इसमें उंगली नहीं कर सकता है, डायरेक्ट हो सकता है। इस एक्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि एक रेट डिसाइड होगा, वो कितने भी साल के लिए किसान किसी भी कंपनी से, बायर से, होलसेलर से अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर काम होगा फसल बोने के पहले। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डिस्प्यूट होंगे, डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्लियरली मेंशन है इसमें कि 3 तरीकों से, 3 लेवल पर कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। पहला जो होगा वो समझौता समिति होगी, वहां पर उसके जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी। दूसरा जो होगा वो कौन होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल पर हो सकता है। और तीसरा जो होगा वो अपीलेट अथॉरिटी होगी। इन 3 लेवल पर कोई भी अगर विवाद होता है तो उसका इस एक्ट के अनुसार समझौता या सुझाव या जो उसको जिसको बोलते हैं ना अंत पर, लॉजिकल कंक्लूजन पर उसको लाकर खत्म किया जा सकता है उस विवाद को। इस एक्ट के हर अग्रीमेंट में, जितने भी अग्रीमेंट होंगे कंपनी और किसान के बीच में, उसके हिसाब से समझौता समिति, समझौते का तरीका, अगर कोई विवाद होता है तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको कौन करेगा, उसका तरीका क्या होगा, ये सब इसके हर अग्रीमेंट में मेंशन करना अनिवार्य है। ये लिखा हुआ है इस एक्ट में। और हाँ, सेटलमेंट की प्रोसेस क्या होगी, सेटलमेंट की शर्तें क्या होगी, और उस अग्रीमेंट में लिखना इसलिए जरूरी कि अगर ऐसा कुछ होता है, माना जा रहा है क्योंकि जब दो बनी बात है कि एक पूरी कॉर्पोरेट कंपनी और एक किसान है, तो अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने की इवन जो प्रोसेस भी होगी ना, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाना जरूरी है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, एक्ट में लिखा हुआ है। 5 जून 2020 को इस बिल की पहली बार औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। 17 सितंबर को लोकसभा में और 20 सितंबर को राज्यसभा में इस बिल को अप्रूव किया गया है। इस एक्ट पर किसानों की शंका, सवाल, मुद्दे क्या हैं? पहले नंबर पे जैसे उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, वो किसान ये कह रहे हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट करेंगे बड़ी कंपनियों से तो हमारा पक्ष जो है, क्योंकि हम लोग छोटे किसान है, वो बहुत बड़ी कंपनी, तो हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो छोटा किसान है, जो गांव का एक सामान्य सा किसान है, वो इतनी बड़ी कंपनियों से नेगोशिएशंस कैसे करेगा, उनकी टर्म्स कैसे समझेगा, उनसे बात कैसे करेगा, क्योंकि ये छोटा किसान है, वो बहुत बड़े जायंट्स हैं। अगर बिजनेस की बात करें, मार्केट की बात करें, तो वो नेगोशिएशंस कैसे करेगा, उसका जो समझौता होगा वो किन शर्तों पर कैसे होगा, क्योंकि ये छोटे लोग हैं और वो बहुत बड़े जायंट है। छोटे लोग मतलब उनके कंपैरिजन में, किसान को मैं छोटा नहीं बोलता, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा है किसान इस वतन में। तीसरा, किसानों का डाउट ये है, शंका ये है कि जो छोटा किसान है, मतलब जिसकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिसको हम छोटा किसान बोलते हैं, वो 80 से 85% है, जैसा मैंने आपको बताया था, जो डेटा कहता है उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेगा, क्योंकि वो तो छोटा, मतलब उसके पास बहुत एक लेवल है, वो डायरेक्ट कैसे इन कंपनीज के साथ सौदेबाजी करेगा। चौथा पॉइंट, किसान की शंका ये है, वो ये समझना चाहता है कि जो ये किसान है वो समझौता कैसे करेगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट में कैसे किसान इन बड़ी कंपनियों से लड़ेगा और उनका समझौता कौन करेगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पांचवा, किसानों को जो डाउट है वैलिड है कि हम चूंकि इस लेवल पे नहीं है, उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास अप्रोच ज्यादा है उनके पास, तो हम लोग उनसे कैसे लड़ पाएंगे, हम लोगों का, और अगर हम उनसे मान लीजिए डिस्प्यूट में जाते हैं तो फायदा तो उनका होगा, ये किसानों का। इस वाले एक्ट में ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जो पांचवा, उन्होंने जो कंसर्न हर बार, हर इंटरव्यू, हर जगह जो किसान कह रहा है इसको, अब ये था किसान का पक्ष। अब आते हैं कि सरकार ने इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया, या सरकार ये क्या कह रही कि जैसे उनका एक पॉइंट नंबर 1 ये सरकार की तरफ से ये आया कि देखो, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना, अग्रीमेंट करना प्राइवेट कंपनीज से, वेयर हाउसेस से, इनसे आपको करना है, होलसेलर से नहीं करना, ये आपकी मर्जी है, आपके पास वो राइट है, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, ये सरकार कह रही है किसानों से। दूसरा, सरकार यह कहती है कि किसान चाहे जो दाम लगाए, अब उस 10 की चीज 100 में भी बेचना चाहता है तो जमीन का मालिक तो किसान है ना, किसान की मर्जी चलेगी। किसान कंपनी से जितने भी रेट पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि जब यहां पर एमएसपी की लिमिट नहीं है तो यहां पर यह अपर लिमिट की भी छूट है। सरकार यह कहती है कि किसान की जो मर्जी हो, जितने रेट पर वो लगाना चाहता है, किसान इसका मालिक है, जमीन का मालिक किसान है, जो चाहे उस रेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सरकार के एक्सप्लेनेशन में 3 नंबर पर यह है कि अधिक से अधिक 3 दिन में पेमेंट करना, किसान को उस कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाना, ये एग्रीमेंट में ही लिखा जाना है, तो पेमेंट का कोई इशू होना नहीं चाहिए कि जो किसान है उनको बिजनेसमैन के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में उनका भी तो एक जिम्मेदारी होती है, उनकी भी एक दायित्व है, लीगल उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और सरकार 6वीं ये बात बोलती है कि किसान जो है
उनके खेत से डायरेक्ट कंपनियां माल उठा के ले जाएंगी, तो इनका ट्रैवलिंग जो है वो बचेगा, इनका स्टोरेज जो है वो बचेगा। तो ये एक फायदा है किसानों को। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। मतलब इतना नहीं कि 10 साल तक डिस्प्यूट चल रहा है। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो जो पहले आपको बताया था कि अग्रीमेंट में, मतलब एक्ट में भी क्लियर लिखा है कि समझौते का तरीका, अगर विवाद होता है तो उसकी कैसे, उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो ऑलरेडी एक्ट में, इनके अग्रीमेंट में होना ही चाहिए। तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो लोकल अथॉरिटीज से ही, जैसे एसडीएम का मेंशन किया गया है, डीसी लेवल पर मेंशन किया गया है, वहां पर ही इसको लोकल अथॉरिटीज, लोकल लेवल पर इसको सॉल्व किया जाएगा। ये सरकार ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी डाउट किसानों का था उसके ऊपर। मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो मैं हमेशा बोलते आया हूं वो ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत साहब की वो लाइन है, मैं बहुत इंस्पायर रहता हूं और बहुत सीखा है। तो ये है कि सॉल्यूशन क्या है। मेरी तरफ से जो सुझाव है, ऑब्जर्वेशन है, जो सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है अगर सरकार अडॉप्ट करेगी तो ये पूरा मुद्दा ही खत्म हो सकता है और बहुत सिंपल किया जा सकता है। देखिए, मैंने सभी तीनों एक्ट में आपको ये बता दिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस बात पे आंदोलन हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं, मतलब सरकार क्या कर सकती है। मेरे एक नागरिक के तौर पर ये मेरी भी जिम्मेदारी है, हाँ, जहां जो गलत है उसको क्रिटिसाइज करना, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि जो आपकी स्टडी है आप भी स्टडी करिए, पढ़िए और सुझाव दीजिए ना कि इस मुद्दे को खत्म कैसे किया जा सके। देखिए, किसी के लिए सुरक्षित नहीं है ये। हर चीज आपकी इकोनॉमी पर असर डालेगी, आपकी जीडीपी पर असर डालेगी, आपके देश के अंदर के माहौल, बाहर की आपकी छवि पर जो है वो असर डालेगी। तो आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मुझे जो लगता है, मेरे सुझाव जो सॉल्यूशन है जो सरकार करे तो बहुत साधारण, बहुत सिंपल हो सकता है। जैसे एक तो ये है कि हम क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्ड ट्राई पार्टी जो अग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो ऐसा होता है कि किसान हो गई पहली पार्टी, दूसरी पार्टी हो गई कॉर्पोरेट कंपनी, तीसरा सरकार। अगर इसमें एक ट्राई पार्टी अग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको डर रहेगा कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, तो लीगैलिटी वाला एक एंगल जो है वो किसानों की तरफ से इसको संभाला जा सकता है। अब जो आती है, जो एफपीओज हैं, ठीक है, वहां पर ये आती है कि जो ये ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ग्रुप जो है फार्मर्स के, वो उनका एक ऐसा अग्रीमेंट सरकार तैयार करके उनको दे, एक ड्राफ्ट तैयार कर दे, जिसको हम सैंपल ड्राफ्टिंग बोलते हैं, वो तैयार कर दे। उसमें सिर्फ 2-3 जगह छोड़ दे। जैसे एक जगह ये है कि जो नाम रहेगा किसान का या एफपीओ का जो नाम रहेगा, वो किसान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटर है उनका नाम जो रहेगा, जो फाइनल रेट होगा उसको खाली स्थान छोड़ दिया जाए। उसके बाद एड्रेस छोड़ दिया जाए। उसके बाद जो ऐसी जानकारी है जो कॉमन नहीं हो सकती है वो छोड़ दिया जाए और एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाए। वो ड्राफ्ट जो है वो किसानों के पास पहले ही पहुंच जाए, और वो हिंदी भाषा में हो, राष्ट्रभाषा में हो, या फिर जो उनकी एक लोकल लैंग्वेज जो वहां के कोर्ट्स में चलती है, जो जहां पर भी चलती है, उसमें वो पढ़ पाए, समझ पाए और एक एडवांस में उनको दे दिया जाए। और उसके बाद वो ये करें कि अग्री करें, डिसअग्री करें, वो बात किसान के ऊपर है, पहला ये है। लेकिन सरकार के इन्वॉल्व होने से ये, अगर सरकार चाहे ले कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं उनके थ्रू, या बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं उनके थ्रू आप हायर कर सकते हैं, या फिर आज सरकार के पास इतना सरकार का ही सिस्टम है, उसमें से एक ड्राफ्टिंग तैयार करवा ली जाए कि ये ऐसा एक्ट में रहेगा। और उसमें जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए जो ये लोग कॉर्पोरेट कंपनीज, अगर जो शर्तें हैं, जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पूरे देश के लिए होना चाहिए, और अगर उसमें गलतियां करते हैं तो इनके ऊपर 420 का मुकदमा चलना चाहिए, जो संबंधित कॉर्पोरेट लॉज हैं वो चलना चाहिए, और उसमें यह चीज क्लियर हो कि इनका लाइसेंस तक कैंसिल होना चाहिए। अगर ये इनमें दहशत होगी ना, तो जब दहशत होती है, ध्यान रखिएगा, डर से डिसिप्लिन आता है। जब दहशत होगी तो बाकायदा अच्छे से कायदे के साथ चीजें कॉर्पोरेट कंपनीज भी करेंगे, क्योंकि उनको भी उसमें लिखा जाना चाहिए कि अगर आप इसमें फोर्जरी और फ्रॉड में माने जाते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। मेरा एक सुझाव यह है कि हम क्यों नहीं एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर क्यों नहीं बना सकते। हम कोई बहुत बड़ी लागत नहीं आती, 4-5 सर्वर लगते हैं, और पूरे किसानों को हम एक ऐसी प्रोसेस से जोड़ दें, सरकारी ऐसी प्रक्रिया से जोड़ दें कि जहां पर उनको लॉगिन पासवर्ड हो, सबको आता है। देखिए, आज की डेट में मैक्सिमम में जो कंज्यूमर्स पढ़ रहा था, जो मोबाइल के हैं, सबके पास कहीं ना कहीं ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट का वो उपयोग करते हैं। किसान भी करते हैं, नहीं करते तो उनके बच्चे उपयोग करते हैं, यूथ है, जो युवा जो रैलियों में है वो भी तो उपयोग करता है। उनको कैसे पता चला? ये इंटरनेट के ही माध्यम से। तो हम एक डेटा सेंटर बना सकते हैं, और उसमें यह चीज क्लियर होना चाहिए, किसी ना किसी को तो आपको अकाउंटेबल साबित करना पड़ेगा ना, कि अगर शिकायतें कुछ होती है, जो इनके डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा है, सबको ये लग रहा है कि कॉर्पोरेट्स हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो अगर ये मुद्दा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मतलब उस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा। और अगर उसकी टाइम लिमिट होगी, जैसे 30 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, अगर इससे बाहर होता है तो जो भी लोग इसके इंचार्ज थे उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। अगर नहीं करेंगे तो क्या उनके ऊपर भी कोई जुर्माना लगेगा, या क्या उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जो भी इसका जिम्मेदार हो इस डेटा सेंटर का या इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का, अकाउंटेबल आप
आपको करना पड़ेगा, और जैसे ही आप करेंगे इसको डेटा सेंटर सेंट्रलाइज बना देते हैं, अपना जो भी डिटेल है किसान उसमें चेक कर सकते हैं और बहुत आसान हो सकता है। और डिजिटल इंडिया के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसानों को यह समझना, मेरे भाइयों आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर अकेले हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर एक किसान है तो उसको कोई कॉर्पोरेट कंपनी या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बेवकूफ बना सकती है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती है, मतलब जो एफपीओज है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जब ये एक समिति का रूप ले लेती है, जब एक संगठन का रूप ले लेती है, और आप, सरकार कह रही है कि 10,000 को तैयार करेगी, हम ये कहते हैं आप अपने स्तर पर, बहुत सिंपल है, जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे सोसाइटी एक्ट होता है, बहुत सारा साधारण सा है। सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत आप अगर 1100 किसानों की जैसा बनना है, 1100 किसानों की एक समिति, मतलब 4 से 5, 6, 8 जितने जो किसान भाई हैं, 4, 5, 6 गांव के मिल जाते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप 1100 किसान भी अगर मिलते हैं एक एफपीओ में, आप ज्यादा जितने जोड़ सकते हैं जोड़े, बहुत अच्छी बात है। तो किसकी दम होगी? कौन सा कॉर्पोरेट हाउस है, कौन सा बड़ा ग्रुप है, कौन सी बड़ी कंपनी जिसकी दम होगी? 1100 अगर हम बोलते हैं, छोटे किसान की कैटेगरी में भी आते हैं, 2 हेक्टेयर जमीन है, मतलब कितना हो गया? 2200 हेक्टेयर जमीन, मतलब एक आप है तो 2 एकड़ आपकी कीमत है, आपकी मेहनत है, आपकी जो वहां पर वैल्यू है। और जब 1100 मिलते हैं अगर, तो कितनी हो गई? 2200 हेक्टेयर। 2200 हेक्टेयर जमीन का एक समिति है, कितनी बड़ी आपकी ताकत है। उनको आपकी जरूरत है, याद रखिएगा। कॉर्पोरेट्स को इकट्ठा माल चाहिए, उनको बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको इकट्ठा माल चाहिए। अगर आप संगठित होते हैं, संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, आप समिति एफपीओस पर काम करिए, इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और हाँ, यहां पर बात आती है कि जब आप इकट्ठे हो जाते हैं कॉर्पोरेट्स, अगर उसके बाद भी कोई वो गड़बड़ करते हैं, तो आप सरकार, राज्य सरकार की समिति एक्ट में या एफपीओस में जो है, आप एफपीओस के बारे में पढ़ें, उसमें आप रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बनते हैं। फिर आप अकेले नहीं और बहुत सारे। अब यहां बात आती है, मान लीजिए इसके बाद भी किसी भी एफपीओ से दगा करती है कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है और कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, मैं आपको यह जुबान देता हूं, आज तक तो निभाई और आगे भी निभाऊंगा। मैं अपने किसान भाइयों को यह जुबान देता हूं कि आपका कोई भी एफपीओ है, आप जब बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और अगर उसके बाद कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, बड़े से बड़ा वकील है, आने दो, मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं किसी और की गारंटी नहीं लेता, मैं सरकार की गारंटी नहीं ले सकता हूं, मैं किसी की गारंटी नहीं। ये मैंने जिंदगी से सीखा है कि मैं अपनी खुद की जुबान की, खुद के चरित्र की, खुद की मेहनत की और खुद का जो कोशिश है मेरी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। देखते हैं, आने दो, कितना बड़ा वकील क्या है। ध्यान रखिएगा, अगर 1100 की समिति है, मतलब है आपका एक खुद का एक साम्राज्य है, होने तो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य, आपके पास हल है जिससे आप जोतते हो, तो किसान जो है ना, अपनी पगड़ी वाली बात आ जाएगी। और जब पगड़ी की बात आएगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये जुबान दे सकता हूं, इतना आज की डेट में जुबान दे सकता हूं। और अभी तक तो वादे नहीं तोड़े हैं, कोशिश पूरी करूंगा कि आपका साथ, अगर ऐसी कोई लड़ाई छिड़ती है, कानूनी लड़ाई, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। अब आते हैं, ये तो किसानों की बात आ गई, अब आते हैं उन लोगों पर जिनका मैं हमेशा से फैन रहा हूं, यूथ जो है, युवा है। आज इतना बड़ा आपने माहौल कर दिया, इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया है, तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, आपके विरोध में जो बात करते हैं, नहीं, आप अगर हक की बात करते हैं और संविधान के दायरे में आप बात करते हैं, कोई दंगा नहीं करते हैं, आपको पूरा हक है, अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। बदलाव बहुत जरूरी है। अगर देखिए बदलाव होगा, और बदलाव के दोनों पक्ष होते हैं, एक पक्ष अग्री करता है, एक नहीं करता है, हमें तो इसके सॉल्यूशन पे काम करना है। अब मैं यूथ को एक बात बोलना चाहता हूं, एफपीओस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। आपके पास एक ताकत है इंटरनेट की, आपके पास ये मोबाइल जो है ना, बहुत बड़ी क्रांति का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा आपके पास एक अस्त्र है, शस्त्र है आपके पास, वो मोबाइल जो है, इंटरनेट का माध्यम है। आप पूरे एफपीओस की जानकारी करिए। आप अपने पिताजी को, आपके जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो किसान भाई हैं, जो आपके परिवार के हैं, आपके दोस्त हैं, आप नहीं भी करते हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके लिए आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं, जिस भी कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी लीजिए। उसके बारे में आपको इंटरनेट पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके, डायरेक्टर से लेके, उनने कितने फ्रॉड किए हैं, अगर उनके ऊपर कोई केस है, उसका पता चल सकता है। उनकी पूरी जानकारी आज की डेट में आपको भारत सरकार की वेबसाइट पर मिल सकती है। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी है जिनकी आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, कंपनी इसकी मिल जाएगी, आरओसी को आप लिख सकते हैं, आप आरटीआई कर सकते हैं। हड़बड़ी में मत आइएगा। अकेले किसान का कॉन्ट्रैक्ट करने से बेहतर है आप अपने परिवार को बोलिए कि सब लोग मिलकर एफपीओस के माध्यम से, समितियों के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप जो भी अथॉरिटी आपको वादा दे रही, कोई ना कोई तो वादा देने आएगा ना, जो कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, आप वीडियो जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपका वो वीडियो एविडेंस होगा। आपके जो भी डाउट है, जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, बनी बात है, वो बाद में मुकर सकता है कि हम तो एक एम्प्लॉय थे, नहीं,
जो भी साइन करेगा कंपनी की तरफ से, वो अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी होती है, वो भी जिम्मेदार होगा। और अगर कुछ गड़बड़ करे तो उसी को जेल जाना पड़ेगा। और जब आदमी के ऊपर फंदा कानून का टंगता है ना, तो वो सबके सच और सबको ले आता है। तो इसमें जो कंपनी होगी जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनकी रिसर्च करिए। आप युवा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप छोटा कॉन्ट्रैक्ट करिए, सलाह दीजिए कि 1-2-3 साल का करिए, ट्रायल बेसिस पे कीजिए। सक्सेसफुल होता है तो उसके लालच में मत आइएगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करिएगा, अपनी पूरी रिसर्च करिएगा, हस्ताक्षर करने के पहले 1000 बार सोचिएगा और फिर उसके बाद मेहनत करके अपना जो आपका हक है, हक छीनने मत दीजिएगा किसी को। देखिए यूथ जो है ना, आप चुनौतियां या जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें आप ये सोचिए कि इसमें एक बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसा नहीं है, मिडिलमैन जो होता है ना, जिसको बिचौलिया या जिसको अड़तिया कहते हैं, वो हर सिस्टम की जरूरत है। हर सिस्टम में रहे हैं, आज से नहीं रहे, बहुत सालों पहले से रहे हैं। मतलब ये इसका इतिहास गवाह है यार। लेकिन जो अड़तियों के लिए, जो मिडिलमैन के लिए जो लोग गलत शब्दों का उपयोग करते हैं ना, यार मुझे लगता है क्यों कर रहे हो आप लोग ये सिस्टम कैसे? क्या किसी भी बिचौलिए ने, अड़तिए ने आपके सिर पे बंदूक रखी थी? क्या आप उनके ही थ्रू फसल बेचे? यार ये कैसी बात करते हैं? उनका एक पूरा ड्यू प्रोसेस में, अब वो प्राइवेट में भी आएंगे। और क्या बात करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम इनको सिस्टम से हटा देंगे, आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। कैसे हैं आप? अगर सत्ता के गलियारों में बात करो तो इन्हें पावर ब्रोकर्स कहा जाता है। अमेरिका, लंदन की आप बात करो, यूके की बात करो, और बाहर की जो सत्ताधीश होते हैं, जो सत्ता का पैटर्न होता है, वहां पे बात करो तो इनको लॉबिस्ट कहा जाता है। ये हर जगह होते हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, इनको अगर चैनलाइज किया जाए, आप भी उसका एक सिस्टम का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी मेहनत करते हैं, इनको सम्मान मिलना जरूरी है। अगर इसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस हो जाए कि जो भी मिडिल मैन होंगे, चाहे वो प्राइवेट वाले हों चाहे गवर्नमेंट वाले हों, अगर उनकी लाइसेंसिंग बहुत अच्छी हो जाए, आपके पास उनका भी डेटा हो जाए, तो आप समझिए इसको कितना अच्छा वॉल्यूम बनाया जा सकता है। तो ये सरकार के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यूथ के लिए इसमें एक एंगल ये है कि अगर आप किसान नहीं है और आप इसको इस फील्ड में आपको अगर एक लॉबिस्ट के तौर पर, अगर आपको एक कोई भी लीगल प्रोसेस, मतलब कानून के अंतर्गत अगर कोई काम करने का मौका मिलता है और आप अगर उसमें बिचौलिया, आप उसमें मीडिएटर बनते हैं, मिडिलमैन बनते हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सिस्टम को समझिए, आप कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, उनका हक ना मारा जाए, और जो कंपनियां हैं उनके भी बेहतर से बेहतर, उनका जिसके लिए वो पैसा दे रहे हैं उनको प्रोडक्ट अच्छा मिले। बस ये 5-6 और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे सॉल्यूशन है। मैंने इतना रिसर्च किया, जो भी पढ़ा था सरकार के लिए डायरेक्टली है, उसमें से ये है कि आप अपनी ताकत झोंक दीजिए, आप अपने एक एक कार्यकर्ता को झोंक दीजिए, आप उसको जमीनी स्तर पर, आपके चाहे वो सरपंच हो, चाहे आपके विधायक हो, चाहे आपके सांसद हो, चाहे आपके जो भी जिलाधिकारी हो, उनको आप देखिए। यहां पर पूरा मुद्दा जो है ना, वो है कंफ्यूजन का। आप समझिए, यहां पर ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार विरोधी है, आप साबित कर दीजिए। भाई सवाल किया जा, सवाल का मतलब ये नहीं है कि दाग दे दिया गया, आपसे सवाल किया गया, आप सवाल का जवाब दीजिए, उनके डाउट्स क्लियर कर दीजिए कि जो मंडियां हैं वो बंद नहीं होंगी, जो किसान है उनका हक नहीं मारा जाएगा, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनको उनका जो जिसके लिए वो पैसा डाल रहे हैं उनको वो मिलेगा। लेकिन बात, मेरे को कोई लेना देना नहीं कॉर्पोरेट कंपनीज और ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज और जो भी बड़ी कंपनीज हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ किसानों को डाउट है, जो बिचौलियां हैं उनको डाउट है, उनके डाउट्स आप क्लियर कर दीजिए। आपको उनको भरोसे में लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपने उनके पूरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, उनको अग्री कर लिया, पूरा मुद्दा वहीं खत्म है। सबके झुंझुने वो छिन जाएंगे। अभी आपके ऊपर है, अगर आप फेल होते हैं तो आप फेल हुए, उनने सवाल किया, आप उत्तर दीजिए, खत्म कीजिए। सरकार के लिए जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है ना, जो डिजिटल इंडिया के तहत आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। डिजिटल क्रांति हो सकती है कि हम बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स की तैयारी की जाती है, जहां से पूरा का पूरा मौसम बताया जा सकता है, जहां से फसलों की जमीन के अंदर की पूरी जानकारी दी जा सकती है। तो आप अगर ऐसा एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देते हैं, किसानों की अगर मदद हो जाती है, आप सोचिए कि अगर वो एक एप्लीकेशन पर, क्यों नहीं हम ऐसी सेंसिंग टेक्नोलॉजी तैयार कर सकते हैं? भारत का ब्रेन क्यों विदेश जाता है? हम उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे ऐसे यूथ हैं जो कंप्यूटर में मास्टर्स हैं, उनका उपयोग जरूर कीजिए। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है कि हम अगर एक पूरे सॉफ्टवेयर तैयार कर दें। किसान ने अपनी जमीन की फोटो या वीडियो लिया, उसने एक जगह अपलोड किया, वहां से एनालिस्ट होंगे, वो एनालिस्ट ये बता सकते हैं कि आपकी इस जमीन पर, या जो लोकल अथॉरिटी होगी वो सॉइल से पूरा का पूरा ये सिस्टम ऐसा तैयार कर दे कि आपके लिए ये फसल अच्छी है। और ये मालूम है मुझे, सिस्टम में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हम सैटेलाइट्स के माध्यम से वो सेंसिंग जो पूरी टेक्नोलॉजी होती है उसको अगर हम डेवलप करेंगे, इतनी बड़ी क्रांति आप ला सकते हैं कि पूरी दुनिया हमको फॉलो करके। क्योंकि याद रखें, जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, सिर्फ ब्रिटेन में सक्सेसफुल हुआ था, और वो भी इसलिए क्योंकि उनका $10 बिलियन की उनकी सब्सिडी होती है। हमारे इधर पैसे की हम बात नहीं करते, हम कंपैरिजन किसी से नहीं करते, उनसे क्या कर सकते हैं? वो 7-8 करोड़ की पॉपुलेशन वाले, अमेरिका 32 करोड़ की पॉपुलेशन वाला है, हम ये बात करते हैं। लेकिन जो हमारी खोपड़ी है ना हिंदुस्तान की, हमारा हौसला, हमारे युवाओं का, हमारे इधर का जो दिमाग है यार, हम चाहते हैं कि इस देश के उन युवाओं का
मस्तिष्क का, उनके ज्ञान का, उनके जोश का उपयोग करके हम किसानों को कैसा फायदा उठा सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ये स्किल इंडिया में उनका उपयोग हो, उनको रोजगार मिलेगा। उसके बाद जो है हमारे तक कौशल भारत में उनको रोजगार मिल सकता है। और हमारे पास कितना आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं को आप मौका दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सही तरीके से चैनलाइज किया जाएगा तो इस चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है एक बहुत बड़ी क्रांति में, और डिजिटल क्रांति भी हो सकती है इससे। डेटा, क्रॉप, वेदर और सॉइल, मतलब डेटा एनालिसिस, क्रॉप एनालिसिस, सॉइल एनालिसिस, अगर हमारे बच्चों को हम हमारी एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम ये चीज पढ़ाएं ना, उनको उनके एनालिसिस करने के लिए पूरे को पूरा कोर्स किया जाए। आप खुद सोचिए, मुझे बड़ा दुख लगता है कि लोग कहते हैं कि मतलब किसान के बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों नहीं किसान के बच्चे को इतना अभिमान दिया जाता है कि किसान के परिवार का लड़का ये बोले कि मुझे किसान ही बनना है, भाई मैं किसान हूं, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने खेत से अपनी इज्जत भी कमा सकता हूं, अपनी रोजी रोटी भी कमा सकता हूं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि हमें स्कूल कॉलेजेस में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहिए। एनालिसिस, आपको पता है दुनिया के हाईएस्ट पेड लोग हैं जिन्हें हम डेटा एनालिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम ये एनालिसिस करते हैं, जो जमीन के अंदर असेसमेंट करते हैं या किसी भी चीज का असेसमेंट करते हैं। हम यूथ को वो मौका देते हैं। स्कूल से ही अगर आप डाल देंगे, एजुकेशन पॉलिसी में अगर ये चीज डाली जाएगी, उनके लिए रोजगार भी बन जाएगा। और किसान के बच्चे को अगर अपनी ही फील्ड का, अपने ही घर का, अपनी ही माटी का, अपनी ही जमीन का अगर एनालिसिस करके और वो अगर अपनी सम्मान से रोजी रोटी कमा सकता है तो क्यों बाहर जाएगा। आप सोचिए कितना पलायन हम रोक सकते हैं। तो यही है, ध्यान रखिएगा साहब, घर छोड़ना किसी को पसंद नहीं है। वो तो मजबूरी होती है कि लोगों को, किसानों के बच्चों को शहर छोड़कर, मतलब अपने गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, किसी को पसंद नहीं है। तो कोशिश करें कि हम इकट्ठा करके इन बच्चों को ये मौका दें और इस टाइप के हम साइंटिस्ट और इस टाइप के हम एनालिस्ट अपने सिस्टम में स्कूल से ही तैयार करना शुरू कर दें। यहां जो डर है, डर को मिटाने के लिए एक बहुत सिंपल मेरी तरफ से जो सोल्यूशन जो मैं समझ पाया वो ये है कि क्यों नहीं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें एक बड़े स्ट्रिक्ट लॉ का मेंशन होना चाहिए कि अगर आपने किसान के हक की कमाई मारी, यदि आपने किसान जो इतनी मेहनत करके, जो अपना खून पसीना देकर आपके लिए, जो बनी बात है कंपनीज के लिए काम करेगा, तो जो उसने फसल उगाई, जो उसने प्रोडक्ट उगाया, अगर उसकी सही कीमत सही वक्त पर नहीं मिलती है, कोई चीटिंग होती है, कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेशन करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस, तो उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये कानून में क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर मेंशन होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई ऐसी कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है या कोई बहुत बड़ी एजेंसी है जो किसानों के एफपीओ के साथ अगर, और या इंडिविजुअल किसान के साथ कोई दगा करती है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ होता है कि इस कारण से उसको आत्महत्या करना पड़े, तो ऐसी कंपनी के हर सदस्य पर, डायरेक्टर्स पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर वो इसके लिए राजी है तो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं है तो मतलब समझ जाइए कि इनकी नियत साफ नहीं है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सीधा सा है। तीनों नए एक्ट में अगर किसानों के साथ कुछ भी गलत होता है, आपको अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना पड़ेगी। क्योंकि दुनिया की जितनी भी चीजें फेल हुई है ना, वो सिर्फ एक कारण से हुई है, और वो ये था कि जिम्मेदार कौन था। हमारे इधर जिम्मेदारी से बचने के बड़े रास्ते, जिसको बोलते हैं ना जुगाड़ लगा लेते हैं, बच जाते हैं। नहीं, यहां नहीं होना चाहिए। किसानों के खिलाफ अगर इन एक्ट्स के कारण अगर किसी ने भी कुछ गलती की है, मतलब अगर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनके साथ धोखा होता है, अकाउंटेबल कौन होगा, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो जाए कि इसकी जिम्मेदारी इस आदमी की होगी और इसको पनिशमेंट किया जाएगा कानून के अंतर्गत, कठिन से कठिन परिश्रम, कठिन से कठिन कानून में इसको कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। अगर इतना सा हो जाएगा ना, वैसे ही आदमी सीधी लाइन में चलने लगता है। तो यह जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना पड़ेगी। देखिए, मैंने तीनों बिल्स, तीनों एक्ट्स का पूरा जितना एक्ट्स में क्या लिखा हुआ है, किसान किस बात का मुद्दा बनाए हैं, किस बात पर मांग कर रहे हैं, क्या उनके सवाल हैं, वो आपको बता दिए। इसके बाद सरकार क्या कह रही है, सरकार ने अपने क्या क्या सॉल्यूशन दिए हैं, अपनी तरफ से क्या पक्ष रखा है, वो बता दिया। मैं क्या सोचता हूं, और इसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। आज महामारी में अगर इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं तो उनकी सुरक्षा पर भी बात आती है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे सवाल हैं, आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। देखिए, बहुत सरल सा तरीका है, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप अपनी फसल किसको बेचें। ठीक है, किसान के तौर पर मेरी अपील है, मेरी जो समझ है, जो मैं ये बताना चाहता हूं, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। दूसरा, आप मेहनत करके अपना पसीना बहा के कमाने वाले आदमी हैं, कुछ नहीं भी होगा तो आप कमा लेंगे। लेकिन यहां पर हम सबको मिलकर, स्पेशली युवाओं को मिलकर, हम सबको एक साथ मिलकर जिम्मेदारियां लेना पड़ेगी। और हमें रिसर्च जरूर करिए। जो बच्चे हैं आपके, जो आप
लोग हो ना, यूथ हो, आप अपनी रिसर्च करिए। और इतना एमएसपी का सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर एमएसपी पर इतना बड़ा मुद्दा है, हाँ ये गलती तो हुई है ना, क्योंकि जमीनी स्तर पे आपने इसको नीचे से ऊपर नहीं ले गए, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जमीनी स्तर पर जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर कीजिए। अगर एमएसपी का इतना बड़ा इशू है तो 4 लाइन डाल के इसको खत्म कर दीजिए, सीधे कानून में ये चीज आ जाए। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रिक्ट लॉ इतना तो हो कि कंपनी वाला किसान के साथ फ्रॉड ना कर सके, और यदि करता है तो उस पर, पूरी कंपनी पर, पूरे डायरेक्टर्स पर मुकदमा चलना चाहिए। और राष्ट्रद्रोह से कम कुछ भी नहीं, और कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी प्रताड़ित वाली सजा जब तक नहीं देंगे तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। क्योंकि किसान के साथ, अगर आप सोचिए अन्नदाता के साथ अगर धोखा होगा तो कहीं ना कहीं हम आप सब जिम्मेदार होंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, अपनी खुद की पढ़ाई कीजिए, मेरी भी बातें मत मानिए। आप जो मैंने बातें रखी हैं आप उस पर सोचिए, गौर कीजिए, आप अपना निर्णय लीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। अपने माता पिताजी का तजुर्बा जो है, जो उनको इस चीज के बारे में पता है, उनसे पूछिए, बुजुर्गों के साथ बैठिए, ज्ञान लीजिए और अपना निर्णय लेके, मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपने इस हिंदुस्तान, अपने भारत को बेहतर बनाना है। और जो भी लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ अगर कानून हो सके तो बहुत अच्छी बात है। यार आइए मिलकर कोशिश करते हैं। बहुत लंबा ये रहा, बहुत, मैंने जितना मुझे जो कोशिश हुई, मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। मर्जी आपकी है, अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, अपने ताकत पर भरोसा रखिए। और यार किसान का तो वही है ना कि जमीन में सोचिए यार, सोना उगाता है, वो पुरानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी पगड़ी संभाल, जब मैं कहता हूं ना पगड़ी, मतलब अपना ज्ञान संभालो, किसी के बहकावे में नहीं आओ। तो वो 4 लाइनें आपको अगर रिलेट कर पाए तो ये है कि मिट्टी के संग मिट्टी होकर बीज बिछाने वाले, अपने खेतों में सोने की फसल उगाने वाले, अरे फसल पकी तो आ गए तो जिसे छीन के खाने वाले। पगड़ी धरती तेरी माँ है और तू धरती दा लाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। अपनी पगड़ी, आपकी इज्जत, आपकी वो खेती, उसको संभालिए और कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। बुद्धि का उपयोग करिए, अपने निर्णय पर अडिग रहिए। और सरकार से ये है कि यार जल्दी से जल्दी जो मांगे हैं उनको पूरी करके जल्दी से जल्दी हमारे देश को बेहतर बनाने में सब इकट्ठा बनकर और बेहतर बनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।